कोविड इज हेयर टू स्टे, ये कहीं नहीं जाएगा। एक बार वायरस जब एनवायरनमेंट में आ चुका है, ये वेरिएंट्स आते रहेंगे। आज हम JN1 की बात कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि आप 3 महीने के बाद JN2 या किसी और नाम से वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके ऑक्सीजन को गिरा सकता है, आपके सांस की इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी डेथ हो सकती है, इसलिए आप उससे डर रहे हैं। क्या ये जल्दी फैलता है पहले वाले वेरिएंट से? 3 दिन से लेकर 14 दिन तक बीमार कर सकता है। कि एक आदमी पहले शायद 4 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था, लेकिन अगर इस कमरे के अंदर इस वेरिएंट की बात करें तो इस टाइम पे क्या अलग सिम्टम्स दिखते हैं? क्योंकि कोविड की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत थे। तो अभी क्या सिम्टम्स में चेंजेस आए हैं? आज की डेट के अंदर जो वेरिएंट है, यहाँ पर वो जुकाम, खांसी। डॉक्टर, उनको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो जो जनता है, लोग हैं, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आइडियली आपको 3rd डे तक वेट करना चाहिए, बिकॉज वायरल लोड जब तक बढ़ेगा नहीं तो आपका फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। हाँ, 3rd डे अगर आप टेस्ट कराते हैं, 3rd to 5th डे के बीच में इज द बेस्ट टाइम टू गेट द टेस्ट डन। कुछ चीज़ों की बात करें जो इस टाइम पर हमें नहीं खानी है ताकि हम कोविड जैसे इन्फेक्शन से, वायरस से बच सकें। आपने कोई भी खुली चीज़ जैसे बाहर की चाट हो गई, पकौड़ी हो गई, या किसी भी तरीके की चीज़ें खाई हैं, तो अगर उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो अभी तक जो जगहें हैं जहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, दैट इज़ केरला, महाराष्ट्र एंड देन दिल्ली, गुजरात। सो अगर हम केरल, महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे लोग ना सी फूड पे और नॉनवेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा कोई कनेक्शन है कि जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं उनको इन्फेक्शन हो सकता है? मुझे लगता है कि यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, ये भी नहीं छूटे होंगे। टेस्टिंग नहीं हो रही है प्रॉपर। सुपर फूड्स हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सकते हैं? बहुत सारे सुपर फूड्स हैं। जिंजर है, अदरक, वो भी आपका एक सुपर फूड ही है। वाओ, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। आपके जो नॉर्मल सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, खट्टे ऑरेंजेस हैं, वो अच्छा है। आप नींबू। कोविड हो चुका है तो क्या उनको ऐसा पैनिक हो जाना है? क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे? उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए? फ्लूइड्स बहुत लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड फ्लूइड्स के अंदर ना पानी नहीं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। ORS के पैकेट्स मिलते हैं, आप बनाइए घर पे, पीजिए, ORS पीजिए। हमने वैक्सीनेशन कराया था, डेल्टा उस टाइम पे वेरिएंट था, तो वो जो वैक्सीन हमने ली है, क्या अभी के वेरिएंट पे भी इफेक्टिव रहेगी या एफिकेसी में कुछ अंतर देखने को मिला? वैक्सीन जब आपको लग रहा है, वैक्सीन को अपना टाइम पीरियड चाहिए 4 to 6 वीक्स टू वर्क। अब उस दौरान में अगर आपने इन्फेक्शन पकड़ी हुई है तो वैक्सीन आपको नहीं बचा रहा। तो हमारा मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वो शायद आज भी वो कारगर है अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट विच इज कोवैक्सीन एज कंपेयर टू द अदर वैक्सीन्स। वही वक्त ऐसा होगा कि ऐसा वेरिएंट आ जाएगा जो शायद हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर घुसने के साथ साथ, यानी इन्फेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ सीरियसनेस भी बढ़ा देगा, और उससे आपके कोविड-19 का नाम सुनते ही ना हम एक डर में चले जाते हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा टाइम था जब बहुत से लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया, और शुरुआती टाइम में एक्चुअल में हमें पता नहीं था क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे सिचुएशन को डील करना है। हम काफ़ी पैनिक वाले स्टेट में चले गए थे, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी समझदारी दिखाई और अच्छे से हमने सिचुएशन को डील किया। वैक्सीनेशन आया और अब कुछ टाइम हुआ ही था कि हम उस सिचुएशन से ओवरकम कर रहे थे, हील कर रहे थे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही थी कि फिर से कोविड का एक नया वेरिएंट आ चुका है। अगर मैं जगहों की बात करूं तो इंडिया में केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात, इनमें अभी तक जो इसका नया वेरिएंट है कोविड का, उसके ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोविड का नया वेरिएंट है, JN1 वेरिएंट, वो कितना डेंजरस है। क्या आपको पैनिक के स्टेट में जाना है? आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है? सारी चीज़ें कवर करेंगे। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग NBT लाइव। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विभू कवात्रा, जिनसे आज हमने समझने की कोशिश की कि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है वो एक्चुअल में कैसे फैलता है, क्या उसके सिम्टम्स कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से जो अलग हैं, इसका ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, हमारी डाइट का कितना रोल है, इम्यूनिटी आप कैसे अपनी बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो कोविड के टाइम पे लोगों ने वैक्सीनेशंस लिए थे, अलग अलग डोजेस लिए थे, तो जिन लोगों ने दोनों डोजेस, तीनों डोजेस लिए हुए हैं, बूस्टर डोज तक लिया हुआ है, क्या उनको इस वायरस से कुछ रिस्क हो सकता है?
तो कैसे इसको डील करना है, क्या इस वायरस के लिए अलग से वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रीटमेंट अप्रोच क्या रहेगा, और जिन लोगों को अभी कोविड हो चुका है उनको क्या स्टेप्स लेने हैं, सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। डॉक्टर बुबू, आपका एनबीटी लाइव के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो डॉक्टर, लाइक आई सेड कि आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोविड के बारे में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रिसेंट कुछ दिनों में ही कोविड के काफ़ी केसेस रजिस्टर हुए इंडिया में, और हमने 2019-20 के आसपास एक ऐसा वक्त भी देखा था कि जहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया था कोविड की वजह से, सही स्टेप्स नहीं लिए गए थे, बहुत हसल बसल टाइप सिचुएशन हो गई थी। लेकिन अब जो ये वेरिएंट आया है कोविड का, क्या ये वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तरह ही है या अलग है उससे थोड़ा? तो देखिए, पहले जो वेरिएंट हमारे पास आया था 2020 में कोविड आया था इंडिया में, और 2019 के आखिर के अंदर आया था वर्ल्ड ओवर। तो उसमें क्या था, वो एक अल्फा वेरिएंट था और शायद उसके अंदर हमारी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी हमारी कंट्री के अंदर। बट हमारे 2021 में जब डेल्टा वेरिएंट आया था, दैट इज़ द टाइम जब हमारे यहाँ मैक्सिमम डेथ्स हुई थी। उसके बाद ओमिक्रॉन आया था, जिसके अंदर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी थी, हर जगह हर व्यक्ति को जो है वो जुकाम खांसी कोविड पॉजिटिव आ रहा था, परंतु उसके अंदर डेथ्स नहीं हो रही थी, सीरियस नहीं हो रहे थे लोग। और अब जो वेरिएंट आया है JN1 और इसके जो बाकी और दो सब वेरिएंट्स हैं, ये भी ओमिक्रॉन के ही पार्ट्स हैं। सो इसमें क्या है, इन्फेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्टिविटी का कहने का तात्पर्य ये है कि ये आपके जो नंबर ऑफ लोग हैं उनको तो ज़्यादा प्रभावित करेगा, परंतु सीरियस केसेस जो हैं वो काफ़ी कम है। तो चांसेस ये हैं कि ये अभी तक जितना हमें पता है ये सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, इन्फेक्टिविटी डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी। ओके, सो डॉक्टर, हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएंट है जो आपने मेंशन किया JN1 वेरिएंट, क्या ये जल्दी फैलता है पहले वाले वेरिएंट से? बिल्कुल, जैसे बताया मैंने कि ओमिक्रॉन के साथ भी इशू था, और ये वाला वेरिएंट जो है वो थोड़ा सा एक और लेवल एडवांस्ड है। ये क्या करता है कि ये आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बाईपास कर जाता है। सो इम्यून बाईपास हो रहा है, तो आपका अभी जैसे अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं तो भी कहीं ना कहीं ये बाईपास कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी एक जो जुड़ाव है आपके ह्यूमन सेल्स के साथ, वो नॉर्मल वेरिएंट जो पुराने वेरिएंट्स थे उससे ज़्यादा है। तो इसलिए इन्फेक्टिविटी बढ़ गई। इन्फेक्टिविटी का मतलब ये है कि एक आदमी पहले शायद 4 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था, लेकिन अगर इस कमरे के अंदर 20 बैठे होंगे तो वो 20 में शायद 19 को कर देगा। ओह गॉड। तो ये फैलता बहुत तेज़ है। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि फैलता बहुत तेज़ है, तो कहीं ऐसी सिचुएशंस भी हो सकते हैं कि इसके केसेस आने वाले टाइम में जल्दी बढ़ते रहें और ज़्यादा देखने को मिले हमें? डेफिनेटली ये बढ़ेंगे, और इसके अंदर ऐसा परेशान होने की बात नहीं है कि अगर बढ़ते भी हैं केसेस। मेन चीज़ यही है कि हमारे को अपने प्रिकॉशंस लेकर चलने हैं। हमारे को जो है वो ये समझना है कि ये कोविड इज़ हेयर टू स्टे, ये कहीं नहीं जाएगा। एक बार वायरस जब एनवायरनमेंट में आ चुका है, ये वेरिएंट्स आते रहेंगे। आज हम JN1 की बात कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि आप 3 महीने के बाद JN2 या किसी और नाम से वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि देखिए वायरस है, उसने म्यूटेट करना है, उसने अपना रंग रूप जो है वो बदलना है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमें क्या करना है, हमारे को अपने आप को बचा के चलना है। अब रही बात कि क्या नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, बट ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी डिटेक्शन कितनी है। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे हम जानते हैं कि कोविड आपको 3 दिन से लेकर 14 दिन तक बीमार कर सकता है। तो बहुत सारे अगर ये वेरिएंट ऐसा है कि जिसके अंदर माइनर केसेस आएंगे, तो शायद हो सकता है हमारे को जो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस है वो कभी पता भी ना लग पाए, क्योंकि लोग टेस्ट ही नहीं करवाएंगे ना। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बोला कि वेरिएंट्स हो सकता है आने वाले टाइम में आपको अलग अलग देखने को मिले, और हर कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। कैसे आते हैं वेरिएंट्स? क्या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, या आते कैसे हैं वेरिएंट्स नए नए? एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं और वायरसेस की टेंडेंसी होती है अपना वेरिएंट चेंज करने की। अब अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, आपने डेंगू के बारे में सुना है? डेंगू के जो वेरिएंट्स पहले आ रहे थे 2010-11 में के अंदर काफी डेथ्स होती थी। अब कम केसेस हो रहे हैं। हाँ, बीच में शायद 16-17 में हुआ था कि काफ़ी डेथ्स हुई थी। तो ये भी ऐसा कोविड के साथ भी रहेगा कि हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जो माइनर वेरिएंट्स आते रहे। इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि आपको प्रिकॉशंस नहीं लेने, सावधान आपको रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई दिन ऐसा होगा, कोई वक्त ऐसा होगा कि ऐसा वेरिएंट आ जाएगा जो शायद हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर घुसने के साथ साथ, यानी इन्फेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ सीरियसनेस भी बढ़ा देगा, और उससे आपके डेथ्स एकदम बढ़ जाएंगी। तो वो चीज़ भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी
वेरिएंट्स जब चेंज होते रहेंगे तो वो माइल्ड ही होते रहेंगे, कभी ना कभी वो झटका खाकर मेजर भी हो सकते हैं। Okay. अब रही बात चेंजेस होने की, तो देखिए एनवायरनमेंट है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, मौसम चेंज होता है, उस तरीके से वायरस की भी जो है वो चेंजेस होते हैं। अब वो चेंज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अगर हम ये कहते हैं कि माइनर हो, जुकाम खांसी की तरह निकल जाए तो पॉजिटिव है, बट यही अगर वो सीरियस हो गया, जैसे डेल्टा के टाइम पे मैंने बताया कि देखिए अल्फा और बीटा ने उतना हमारे को इंडिया में तंग नहीं किया जितना डेल्टा कर गया। जबकि अगर हम यूएस वगैरह में देखेंगे तो वहां डेल्टा खास नहीं आया, वहां पर अल्फा और बीटा ने ही जो था उनका डेथ्स ज्यादा कराई। तो उस तरीके से हमें आज नहीं पता कि भाई हमारा आज का जो अभी तक वेरिएंट के बारे में पता है वो माइल्ड है, परंतु यही वेरिएंट हो सकता है 1 महीने के बाद एक अजीब सा रूप ले ले और फिर वो आपको तंग करना शुरू कर देगा। ओके डॉक्टर, अभी ना आपने इन्फेक्शन की बात की, आपने बोला कि पहले कोविड के टाइम पे भी वेरिएंट आया था, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट था उसने हमें ज़्यादा तंग किया था। और अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो इस टाइम पे क्या अलग सिम्टम्स दिखते हैं? क्योंकि कोविड की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत थे। तो अभी क्या सिम्टम्स में चेंजेस आए हैं? देखिए मोर और लेस पहले तो सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स हैं, बट कहीं ना कहीं फर्क आया। अब जो पहले वेरिएंट था, जैसे डेल्टा की अगर हम बात करें तो डेल्टा के अंदर मेनली रेस्पिरेटरी इश्यूज थे, गैस्ट्रिक इश्यूज और जनरल इश्यूज काफी कम थे, लेकिन हाई ग्रेड फीवर हो रहा था, बॉडी एक्स बहुत ज्यादा हो रहे थे और लोगों को जो है वो निमोनियाज बन रहे थे, जिसके अंदर हम वाइट आउट लंग्स की बात कर रहे थे। जब हम सीटी स्कोर्स की बात कर रहे थे, सीटी स्कैन में अगर आपको याद हो सीटी स्कोर्स की बातें हो रही थी कि आपका कितना है, उसको 25 से करके कि 21/25 है या कितना है, तो वो सीरियस है नहीं है। आज की डेट के अंदर जो वेरिएंट है, यहाँ पर वो जुकाम, खांसी, आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी आ जाना, साथ में पेट खराब होना, पेट दर्द होना, उल्टियाँ होना, दस्त होना, ये सब चीजें हो रही हैं। बट अगेन जैसे मैंने बताया, अभी तक जो है कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। आपको लगता है एक जो वायरल, देखिए आज एक चीज है, हमारे को जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हमें ये भी नहीं पता कि ये कोविड है भी या नहीं है, बिकॉज इन्फ्लुएंजा के भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। अब हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर आप बोलते रह जाएंगे, मरीज कहता है जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो इन्फ्लुएंजा इज वन थिंग विच इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल, यानी उसको आप वैक्सीन अगर एनुअली लगवाते हैं तो आप सेटल रह सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ के अंदर और कितने सारे वायरसेस हैं, एंटेरो वायरस, राइनो वायरस और दुनिया एडिनो वायरस, इतने सारे वायरसेस घूम रहे हैं हवा में, तो उनसे भी सिमिलर सिम्टम्स ही होते हैं। देखिए अल्टीमेटली कोविड है तो वायरस है, जस्ट बिकॉज हमें ये पता है, जैसे डेंगी है, डेंगी है तो वायरस ही, बट वो आपको प्लेटलेट्स को नीचे ले जा सकता है और आपकी डेथ कॉज कर सकता है, इसलिए आप डरते हो। वैसे ही कोविड के साथ है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके ऑक्सीजन को गिरा सकता है, आपके सांस की इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी डेथ हो सकती है, इसलिए आप उससे डर रहे हैं। बट अल्टीमेटली वायरस है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो वायरल सिम्टम्स हैं वो सारे इस वाले से भी हो रहे हैं। हाँ, लेवल अभी कम है, इसलिए हमारे को डिफरेंशिएट क्लिनिकली करने में थोड़ी सी तकलीफ प्रॉब्लम है। और डॉक्टर ऑल्सो अभी ना सीजन भी चेंज हो रहा है, वही तो सीजन चेंज में ना लोगों को वायरल होते हैं, जैसे अभी आपने बोला इन्फ्लुएंजा होता है, वायरल भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स में डिफरेंस क्या क्रिएट किया जा सकता है? कुछ तो ऐसे पॉइंटर्स होंगे कि बहुत मुश्किल है आज की डेट के अंदर। आप देखिए कोविड में अगर हम पीछे जाते हैं, जो आपका डेल्टा वेव थी, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया की मैं बता सकता हूँ, इवन साउथ में भी अप्रैल में जून में आई थी, जुलाई तक सेटल हो गया था। अच्छा। जब इंडिया में आपका डेल्टा वेव, दिस इज 2021 में बात कर रहा हूँ, जुलाई तक क्या हुआ था कि जुलाई तक आते आते आपका डेल्टा वेव सेटल हो गई थी, फिर इन्फ्लुएंजा के केसेस आने शुरू हुए थे। तो थोड़ा सा ना इन्फ्लुएंजा के केसेस विंटर्स में ज्यादा आते हैं और थोड़ा रेनी सीजन में, बट इस बार प्रॉब्लम डिफरेंट है। इस बार आपका मानसून पहले आ गया है, आपका केरल में स्ट्राइक हो चुका है, महाराष्ट्र की हालत खराब है। तो आप ये देखिए कि जब तक अभी तो कोविड के केसेस शुरू हुए हैं वो भी साउथ में, इंडिया अभी नॉर्थ में हैं केसेस पर बहुत लिमिटेड है। अब जैसे जैसे, और दिल्ली का मौसम भी अगर आप देखें तो पिछले 10-15 दिन के अंदर बहुत वेरिएबल है, यहाँ पर बारिश भी हो रही है, आंधी भी आ रही है, तूफान भी है, सब कुछ हो रहा है। सो अगर हम मानसून जल्दी स्टक करेंगे तो हमारा जो इन्फ्लुएंजा सीजन है वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, डेंगू सीजन अलग से स्टार्ट हो जाएगा और कोविड साथ में है। तो मतलब आप जो है वो ले देकर आपके पास 3-4 मेजर वायरसेस घूम रहे होंगे, और माइनर वायरसेस जो आपके मौसम के साथ आते हैं वो तो है ही अपनी जगह पे। अब रही बात कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो आप इन्फ्लुएंजा और कोविड के अंदर डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस आपके पास जो है वो टेस्ट हो।
जैसे पीसीआर टेस्ट वगैरह करके आप कंफर्म करते हैं कि जी आपका वायरस कौन सा है। तो पीछे यहाँ तक मुझे याद है शायद 2 साल पहले एडिनो वायरस के बहुत केसेस आ रहे थे। अब क्योंकि वहाँ पर वो सीरियस नहीं हो रहे थे और उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रही थी, डेथ्स नहीं हो रही थी, इसलिए वो कहीं ना कहीं हमारी कवरेज के बाहर निकल गया। बट अदरवाइज एज अ डॉक्टर मुझे पता है कि एडिनो वायरस के बहुत केसेस थे, हम टेस्ट सोच के कराते थे कि कोविड होगा, निकलता था एडिनो वायरस। सो द सेम थिंग इज कि आज की डेट में आप टेस्ट करवाएंगे, हो सकता है आप सोचें कोविड है पर निकलेगा इन्फ्लुएंजा। एग्जैक्टली। तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप मानकर चलिए मुझे जुकाम खांसी है, कोविड हो सकता है। अच्छा, ये आपको लेकर चलना है। अगर डॉक्टर जो सिम्टम्स की हमने बात की थी, आपने बताया कि ये वाला जो वेरिएंट है इसमें गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो रहे हैं, बिल्कुल रेस्पिरेटरी इश्यूज इतने कम हैं जो कि डेल्टा वाले वेरिएंट में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लोअर रेस्पिरेटरी नहीं है इसके अंदर एज ऑफ राइट नाउ, विच लोअर रेस्पिरेटरी का मतलब है कि गले से नीचे, अगर हम सरल भाषा बोले गले से नीचे आम जनता के लिए, तो लोअर रेस्पिरेटरी नहीं है, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट है, उसके सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं। ओके, अगर डॉक्टर उनको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जो जनता है, लोग हैं, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्या तुरंत टेस्ट कराना चाहिए, कुछ टाइम वेट करना चाहिए, क्वारंटीन करना चाहिए खुद को? यूजुअली देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा आप इन्फेक्टिव तो हो, चाहे वायरल हो या जो भी है, कोई भी वायरस है। ठीक है। हम कोविड और इन्फ्लुएंजा से क्यों सोचें, हम कहते हैं कि आपका एक नॉर्मल वायरस है, तो भी आपको पता है आपको जुकाम खांसी है तो आप दूसरे को भी कर सकते हैं। exactly. तो कुछ प्रिकॉशंस तो आपको लेकर चलने पड़ेंगे। तो पहली चीज है कि आप क्राउडेड एरिया में कहीं पे भी जाते हैं तो आप मास्क वगैरह पहनिए, अननेसेसरी वेंचर आउट मत कीजिए। अब रही बात क्वारंटाइन की, तो देखिए आप जो है वो एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर जिम्मेदार हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे, क्योंकि आप अपने परिवार को बचाएंगे। क्योंकि आपको शायद वो कोविड भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है और कोई और वायरस भी हो सकता है। जब तक आपको नहीं पता, कहते हैं ना, अनटिल अनलेस इट्स नेगेटिव टेक इट एज पॉजिटिव। ठीक है, तो वही प्रिंसिपल को आप अपनाइए। तो आप हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स, जो हम पहले करते थे ना, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, प्रधानमंत्री जी ने जो चीज बोली थी वो 5 साल से वो चीज शायद वैलिड है और हमारी शायद लाइफस्टाइल में वो रहनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने 5 साल के अंदर ना, बीच में हम अब 2-3 साल से ना बिल्कुल लैक्स हो गए हैं और हम वैसे वहीं पहुंच गए हैं जहां हम थे। अब रही बात कि टेस्ट की, तो देखिए पहली चीज तो ये है, इमीडिएटली अभी टेस्ट सब जगह अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपका पीसीआर टेस्ट अवेलेबल है पर रैपिड टेस्टिंग किट्स जो हैं वो तो अवेलेबल है नहीं, और पीसीआर टेस्ट भी जो हैं वो लिमिटेड लैब्स में है, क्योंकि जिस टाइम पे कोविड आया था तब बहुत सारे लैब्स ने की थी, बट अब लिमिटेड लैब्स में अवेलेबल है। ठीक है। अब रही बात कि आपको कब टेस्ट करवाना चाहिए, तो आइडियली आपको 3rd डे तक वेट करना चाहिए, बिकॉज वायरल लोड जब तक बढ़ेगा नहीं तो आपका फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। अच्छा। हाँ, 3rd डे अगर आप टेस्ट कराते हैं, 3rd to 5th डे के बीच में इज द बेस्ट टाइम टू गेट द टेस्ट डन फॉर कोविड। ओके, फॉर कोविड। अब रही बात, कई बार होता है कि हो सकता है कि 1st डे 2nd डे आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, सीवियर सिम्टम्स हो जाए, कुछ है, तो ऑब्वियसली फिर तो आपको इमीडिएटली करवाना है और हॉस्पिटलाइजेशन भी करवाने की आवश्यकता है, वो तो एक अलग चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, अपनी मर्जी से कुछ भी जो है वो छेड़खानी नहीं करनी। बिकॉज अच्छा, आपके टेंडेंसी क्या होती है कि चलो मैं ये टेस्ट करा लूँ, वो टेस्ट करा लूँ, ये कर लूँ, वैसे कर लूँ। आप अननेसेसरी हाइपर रिएक्ट करेंगे तो आप शायद नुकसान ज़्यादा अपना भी करेंगे, और आप मार्केट में घूम रहे हैं और दुनिया भर की दवाइयाँ और सब चीज़ें इकट्ठा करने शुरू कर दिया आपने, तो आप बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो आप, अगर मैं यूज़ नहीं करना चाहता शब्द, आप एक तरीके से वायरल आतंकवादी बन गए हैं, क्योंकि आप सब जगह जो है वायरस को फैला रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो वो लोग भी करते हैं। तो डॉक्टर, अभी जितने भी आपने प्रिकॉशंस बताए कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको तुरंत क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर हम फर्स्ट एड किट की बात करें कोविड के लिए स्पेशली, तो अभी का जो टाइम है, क्योंकि सिचुएशन आपने बताया कि आगे जाके हो सकता है कि सीरियस भी हो जाए, क्योंकि अभी केसेस कम है इंडिया में। आई थिंक जो महाराष्ट्र, केरला, गुजरात और दिल्ली में अभी तक ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, और टिल नाउ 1000 के अप्रॉक्स केसेस आए हैं, जिसमें से 7 लोगों की डेथ हुई है, ये भी बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो अगर जो लोग अभी अपने आप का ध्यान रखना चाहते हैं एक डरी वाली सिचुएशन में, तो उनकी जो फर्स्ट एड अगर उनको तैयार करनी है, क्या चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है? सो इसमें पहली चीज़ तो आपको समझनी है कि जो भी वेरिएंट है, आप छोड़िए कि हम कह रहे हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है,
कोई भी वायरस होगा, कोई भी बीमारी होगी, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है कहीं ना कहीं या आप वनरेबल हैं, तो वनरेबल पॉपुलेशन के अंदर जो है वो ये कोई भी वायरस होगा, चाहे वो कोविड हो या इन्फ्लुएंजा हो या कोई भी हो, वो तंग कर सकता है। यानी कि वनरेबल का मतलब हुआ कि बड़े बूढ़े छोटे बच्चे हो गए, कैंसर पेशेंट्स हो गए, डायबिटिक्स हो गए, रीनल फेलियर के पेशेंट्स हो गए, यानी कि आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि अगर आपकी किसी भी तरीके की ऐसी बीमारी है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है कि अगर आपको किसी भी तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो फर्स्ट एड बाद की चीज़ है, आपको पहले अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना होगा कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, इससे पहले कि वो शायद वो वायरस आपको जुकाम खांसी से ना मारे पर वो आपकी बेसिक बीमारी को इतना खराब कर देगा कि आप सीरियस हो सकते हैं। अच्छा। और जिसकी वजह से डेथ्स भी हो सकती हैं। अब रही बात कि ठीक है मेरे को जुकाम खांसी वगैरह हुआ, तो पहली चीज़ है जहाँ तक हो सकता है मैं आइसोलेट होना चाहूँगा, आइसोलेट होइए, ऑफिसेज अटेंड करने बंद कर दीजिए, स्कूल्स तो अभी थैंकफुली अभी इस टाइम पे सब जगह छुट्टियां हैं तो सब स्कूल्स तो वैसे ही बंद है, ठीक है, आप बच्चों को बाहर मत भेजिए, आप जो है वो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको बाहर निकलना है तो ग्लव्स रखिए। फर्स्ट एड किट जब आप बात करते हो तो आपका फर्स्ट एड किट का एम होता है मेडिसिन का। मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी है आपके सैनिटाइज़र और बाकी चीज़ें जैसे मास्क हो गया और आपके ORS के पैकेट हो गए, ये सब चीज़ें हाइजीन वाली। अब आते हैं मेडिकेशंस पे। मेडिकेशंस कोविड के लिए मत इकट्ठे कीजिए, पहले आप इकट्ठे कीजिए जिन दवाइयों पे आप ऑलरेडी हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, आपको किसी भी तरीके की मान लीजिए दौरे की दवाई चलती है, डिप्रेशन की चलती है, किसी भी चीज़ों की चलती है, पहले आपके पास एडिक्वेट मेडिकेशंस होनी चाहिए फॉर से नेक्स्ट 15 to 20 डेज। कंटिजेंसी प्लान कह सकते हैं आप इसको, कि मेरे पास 20 दिन की दवाई हमेशा एक्स्ट्रा होनी चाहिए ताकि अगर मेरे को प्रॉब्लम हुई तो मुझे उस समय भागना नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम मेडिकेशन स्पेसिफिकली इस पे लेकर। तो इसके अंदर देखिए पैरासीटामोल इज द बैकबोन, क्योंकि अल्टीमेटली फीवर हो रहा है। साथ के अंदर आप प्रोबायोटिक रख सकते हैं। इसके साथ साथ के अंदर जो है वो आपको विटामिन्स हैं उसको रखिए आप अपने पास। ORS तो आप रख ही रहे हैं। सेट्रिजिन या कोई भी एंटीहिस्टामिनिक जो है जो आपको सूट करती है वो आप रखिए। तो ये बेसिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए इतना बहुत है। साथ ही आपके पास आपके जो रेगुलर डॉक्टर, मान लीजिए कि आपको किसी तरीके की बीमारी नहीं है, आपका कोई रेगुलर डॉक्टर नहीं है, तो देखिए हर एक के पास कोई ना कोई फैमिली फिजिशियन होता है। तो आपको अपने फैमिली फिजिशियन के साथ कांटेक्ट करना है और उनको बताइए कि जी मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आपको दिखाना ज़रूरी है या हम ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिए। रीज़न ये है कि शायद आपसे पहले आपके डॉक्टर आपकी बीमारी को पकड़ पाए। और कहीं ना कहीं आप जो ओवर ट्रीटमेंट, क्योंकि देखिए अगेन एक प्रॉब्लम और है हमारे देश में पिछले कोविड के बाद से, लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप एंटीबायोटिक्स लोग चूरन की तरह खा रहे हैं और ये नहीं समझ रहे कि आपको एंटीबायोटिक, तो पहली चीज है एंटीबायोटिक तो आपको चाहिए ही नहीं एक वायरल केस के अंदर। पर लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है कि बिना एंटीबायोटिक के हम ठीक नहीं होंगे। तो अब आपने उल्टी दस्त, आप मान लीजिए आपको दस्त होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने दस्त के लिए एंटीबायोटिक खाई जबकि वो तो वायरल डायरिया था, आपकी उल्टियां अलग से शुरू हो गई। अब था आपको सिंपल वायरल डायरिया, ना आपको कोविड था ना आपको कुछ और था, बट नाउ अब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि आप डिहाइड्रेट हो गए उल्टियां कर करके। इधर दस्त नहीं बंद हुए, उधर उल्टियां नहीं बंद हुई और आप हॉस्पिटल पहुंच गए। तो इसलिए मिसयूज मत कीजिए बस मेडिकेशन। मतलब आई थिंक डॉक्टर अभी जो इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अवेयरनेस की, और लोगों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि कोविड जब पहले आया था 2019-20 के अराउंड, तो लोगों को ना अवेयरनेस नहीं थी और राइट स्टेप्स नहीं पता थे कि एग्जैक्टली करना क्या है। उस टाइम हमने बहुत गलतियां की, शायद इस वजह से केसेस और ज्यादा बढ़े एंड देन काफी डेथ्स भी हुई। मैं किसी चीज को गलती नहीं मानता। मैं एक चीज मानता हूँ कि वो एक वॉर लाइक सिचुएशन थी हमारे लिए, वो एक युद्ध वाली सिचुएशन थी और काफी हद तक हम लोग बहुत अच्छी तरह सब लोग निकल आए हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर है और उसमें इतनी डेथ्स नहीं हुई हैं कि जितनी आप अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज की आप बात कीजिए, आप यूरोप देख लीजिए, आप US देखिए, वहां पर तो डेथ्स बहुत ज्यादा हुई हैं। उसके कंपैरेटिवली तो हमारे कुछ भी नहीं हुआ। तो आप ये हम नहीं कह सकते कि हमारी गलतियां हुई हैं। हाँ देखिए बाद में इट इज वेरी इजी बोलना कि यार काश हम ये कर लेते तो ये नहीं होता। वो बोलना बाद में तो बहुत आसान है, बट जब आप उस स्थिति में होते हैं तो जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। अब जैसे आप मुझसे आज बात कर रहे हैं तो हम बात हो रही है कि अगर कोविड होता है क्या क्या कर सकते हैं। वो आप बेस्ट है जो आप कर सकते हैं।
बाकी उस समय पे आपको ये देखना है कि अगर अब जैसे मैंने बोला तीसरे दिन आपने टेस्ट कराना है, आपकी पहले दिन प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गई तो आपको उसी दिन कराना पड़ेगा, आप वेट थोड़ी ना करेंगे 3 दिन का। अगर आपकी तबीयत जो है वो बहुत हाई ग्रेड फीवर है, पैरासीटामोल से सिंपल नहीं उतर रहा, तो आप वेट थोड़ी ना करेंगे 4 दिन का, आप अपने डॉक्टर से उसी टाइम कॉन्टैक्ट करेंगे कि नेक्स्ट व्हाट, मैं क्या करूं, और हो सकता है आपको भर्ती भी होना पड़े। तो ये तो सब चीज रिलेटिव है। बोलना, अगेन मैं कभी नहीं कहता कि हमने गलतियां करी, हमने कोई गलती नहीं करी, हमने उस चीज से एक्सपीरियंस लिया, हमने सीखा और हमने बहुत समझदारी से जो है वो एक युद्ध जीत लिया, और ये मल्टीपल युद्ध आते रहेंगे। आई थिंक डॉक्टर एज अ डॉक्टर इट्स अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी के साथ पेशेंट्स को ट्रीट किया। और जो बात अभी आपने बोली, आई थिंक जितने भी पेशेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक होप है कि उनको पता है कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने ना वैक्सीनेशन की बात की थी डॉक्टर, और अभी आपने मेंशन किया कि उस टाइम पे हमें वैक्सीन बहुत से लोगों ने कराया था, तो क्या ऐसा भी होता है जो अभी का वेरिएंट है, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन कराया था डेल्टा उस टाइम पे वेरिएंट था, तो वो जो वैक्सीन हमने ली है क्या अभी के वेरिएंट पे भी इफेक्टिव रहेगी या एफिकेसी में कुछ अंतर देखने को मिलेगा? अब रही बात जहाँ तक वैक्सीन्स की है, तो देखिए मल्टीपल वैक्सीन्स थे उस टाइम पे। इंडिया में 2 थे मेनली, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। सो 2 हमारे पास वैक्सीन्स इंडिया में थे, और बहुत लोग थे जो स्पेशली इंडिया से यूएस गए थे लगवाने के लिए, जो फाइजर वैक्सीन है, मॉडर्ना के थे। अब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ स्पाइक प्रोटीन चेंज हो चुका है। तो उसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो शायद आज भी वो कारगर है अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट which is Covaxin as compared to the other vaccines। अब रही बात कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम आज की डेट के अंदर जो है शुड वी गो फॉर अनदर वैक्सीन बूस्टर डोज के लिए कराना चाहिए। बूस्टर डोज का जहां तक सवाल है, पहली चीज ये है कि ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, और गवर्नमेंट जब डिसाइड करेगी तो तब वो अवेलेबल होगा, क्योंकि इस समय पे जहाँ तक मुझे पता है कहीं पे भी वैक्सीन इंडिया में इस टाइम पे इजीली अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास जब इजीली अवेलेबल नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो है अभी तो उससे काम चलाना है, जो हम अपनी इम्यूनिटी पे वर्कअप करेंगे। अब जब वैक्सीन अवेलेबल होगा तो आई वुड से कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है सबसे पहले उसको देनी ज़रूरी है, विच इज़ ओवर द एज ऑफ 60 एंड द यंगर चिल्ड्रेन and obviously the high risk people who are the healthcare workers and everybody। इसके बाद जो बाकी पॉपुलेशन है डेफिनेटली उनको वैक्सीन की अगर तो स्पेसिफिक अगेंस्ट JN1 या किसी के अगेंस्ट आता है तो अगर गवर्नमेंट प्लान करती है पॉलिसी में तो वो दिया जाएगा, अदरवाइज एज सच जरूरत शायद ना पड़े। अच्छा, दूसरी बात, जो हमने वैक्सीन लगवाया क्या उसका फायदा होगा? डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा तो होगा, बट अगेन इम्यूनिटी विल वेन आउट। आपने जो लास्ट वैक्सीन लगवाया था वो 2021 या 22 में लगवाया था, अब आप 25 के मिड में खड़े हुए हैं, 3 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो वो जो वैक्सीन आपने 3 साल पहले लास्ट लगवाई थी डोज, उसका कहीं ना कहीं अब इम्यूनिटी वेन ऑफ हो गई है, बट कुछ डेफिनेटली मेमोरी सेल्स रहते हैं, मेमोरी सेल्स विल स्टे विद यू फॉर योर होल लाइफ। तो प्रोटेक्शन तो रहेगी, पर अगर आप हाई रिस्क ग्रुप हैं और अगर सरकार कहती है तो आपको जरूर वैक्सीन लगवाना है। ये नहीं है कि आप कह दें कि मैंने बोल दिया कि आपकी मेमोरी सेल्स हैं, बट वो नंबर शायद कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, टोटल प्रोटेक्शन शायद नहीं है। सो डॉक्टर, अगर अभी का करंट सिचुएशन हम देखें तो इस वेरिएंट के लिए हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है? इस वेरिएंट के लिए एज ऑफ राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि हमें को वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये वेरिएंट इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। ये आपको बीमार जरूर कर रहा है परंतु डेथ तक नहीं लेकर जा रहा, और शायद आपकी नेचुरल इम्यूनिटी ही जो है वो काउंटर करने में हेल्प कर देगी। ठीक है डॉक्टर, जैसे हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो कोविड के टाइम पे अक्सर बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन लिया था, लेकिन यू आर द डॉक्टर, यू नो कि एक्चुअल में इंडिया में जो मेजर ज्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन लिए थे दोनों डोजेस, या एक डोज लेकर ही ज्यादातर लोग साइड हो गए कि हाँ ठीक है वी आर ओके, हम फाइन हैं? सो इसके अंदर मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत ही वेरिएबल नंबर है। अच्छा, मेरे जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी बूस्टर डोज भी ली हुई है, क्योंकि हमारे को कंपलसरी भी था और हमें पता था, हम वी अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कितनी है। अब एक ज़रूर गुट है जो एंटी वैक्सर्स का ग्रुप है, और वो आई थिंक एंटी वैक्सर्स का ग्रुप इंडिया से ज़्यादा शायद यूएस के अंदर ज़्यादा आपको मिलेगा। उसका मैंने वर्ड यूज़ किया एंटी वैक्सर्स, और मैंने नहीं यूज़ किया, वो दे आर फेमस फॉर एंटी वैक्सर्स। अच्छा, वो आपको दुनिया भर की बीमारियां बताएंगे जो वैक्सीन से हो सकती है जबकि वो होती नहीं है, वो हर चीज़ को रिलेट करते हैं।
तो आपकी इशू ये है कि जैसे आपने एक्चुअली ये पूछा ना कि कुछ लोगों ने 1 लगाया, कुछ ने 2 लगाया। जिसने 1 लगाया उसने कहा जी मैं तो 1 लगवाया, उसकी वजह से मैं तो बहुत बीमार हो गया और ये हो गया वो गया। पहली चीज समझिए वैक्सीन था क्या, वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन जो है वो बेसिकली जिस चीज के लिए वैक्सीन होता है वही अलग फॉर्म में, चाहे उसको किल करके, चाहे उसका कोई पार्ट लेकर, चाहे वो लाइव वैक्सीन को जैसे कह सकते हैं अधमरा करके, लाइव एटेन्यूएटेड इज द वर्ड, या उसकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेन को लेकर आरएनए डीएनए कुछ भी है वो आपके अंदर दिया जाता है। तो आपकी बॉडी उसको परसीव करती है कि यार मेरे अंदर वो कीटाणु आ गया। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा कॉलरी आपको बताऊं, आपने ब्लड डोनेट किया तो सबको पता है ब्लड डोनेट करने से हमारी इम्यूनिटी बनती है, हमारी आपकी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग होती है। क्यों होती है? आप तो ब्लड दे रहे हैं वो 400-450 ml, लेकिन आपकी बॉडी परसीव कर रही है कि आप ब्लीड कर रहे हैं। तो आप जैसे सड़क के किनारे ब्लीड हो रहे हैं, आपकी बॉडी उस तरीके से उसको परसीव करती है, तो उसके जो इमरजेंसी सब कह सकते हैं ना कि एक ड्रिल, इमरजेंसी ड्रिल वो हो रही है। वैसे ही हम आपको जो वैक्सीन दिया, बॉडी को लगता है कि ये अटैक आ गया। अच्छा। अब वो जब अटैक किया तो उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी, आपकी इम्यूनिटी बनेगी। अब जब आपको एक वैक्सीन दिया गया है, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट जब रिएक्ट करेगी, हर व्यक्ति की बॉडी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। Exactly. आपको और मुझे सेम वैक्सीन लगा, मेरे को शायद बुखार आया, आपको नहीं आया, मुझे बॉडी एक हुई, आपको नहीं हुई, बट दैट इज माय बॉडीज रिएक्शन। अल्टीमेटली इम्यूनिटी तो बनी। अब सोचिए कि अगर मुझे डायरेक्ट वायरस अटैक करता, आपको भी करता, मुझे भी करता, क्योंकि आपको रिएक्शन नहीं हुआ है, शायद आपकी जान बच जाती, मेरी नहीं बच पाती। तो कहीं ना कहीं उसने प्रोटेक्ट किया। अब लोगों ने 1 लगवाया, 2 लगवाए और बूस्टर भी लगवाया। जिसने 1 लगवाया उसने तो एडिक्वेट डोज ली ही नहीं है, तो ही विल बी, आई वुड से, उसको तो ये समझना चाहिए कि मुझे कोविड का वैक्सीन लगा ही नहीं है। अच्छा। वो तो ये मानकर चले। जिसने 2 लगवाए हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी पार्शियल जो है वो इम्यूनिटी है। और जिसने बूस्टर लगवाया हुआ है डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी बेटर है, क्योंकि उसको 3 बार चैलेंज हो गया ना। जब आपने एक ड्रिल करी है, फायर की ड्रिल्स होती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की ड्रिल्स होती है। ड्रिल्स क्या होती हैं? ड्रिल्स इसलिए ये थोड़ी ना कि आग लगती है तब ड्रिल हो रही है, या फिर हम कहते हैं कि जी डिजास्टर मैनेजमेंट के पीछे मेट्रो की ड्रिल्स हो रही थी। तो सब वो ड्रिल्स की जाती हैं। जब पीछे अभी वॉर का जब टाइम चल रहा था, तब हम जो है वो सडन ड्रिल्स कर रहे थे, ब्लैकआउट्स हो रहे थे। तो दीज आर ड्रिल्स। तो ये एक तरीके से वैक्सीन जो है वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। आपने उसको एक चैलेंज दे दिया, वायरस ने हिट नहीं किया, बट आपने एक तरीके से झूठ मूठ का वायरस डालकर बॉडी की इम्यूनिटी एस्टैब्लिश कर ली कि अब अगली बार तू आएगा तो मैं मारूंगा। सो दैट इज पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो जो एक परसेप्शन है ना लोगों में कि मेरे को यार इंजेक्शन जब से लगा डॉक्टर साहब, मेरी इम्यूनिटी उससे कमजोर है, इम्यूनिटी उससे कमजोर नहीं हुई है। इम्यूनिटी कभी वैक्सीन से कमजोर नहीं होती है, इम्यूनिटी हमेशा बढ़ती है। अब आप वैक्सीन की आज की डेट के अंदर, जैसे मैंने बोला कि कोविड तो है नहीं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लोग नहीं लगवा रहे। वो कहते हैं कि यार जब होगा तब देखेंगे। अब बताइए जब होगा तो कैसे देखेंगे? जब, और वैक्सीन, आप एक और चीज़ है कि कोविड के टाइम पे, डेल्टा वेव के टाइम पे, आई रिमेंबर मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने वैक्सीन आज लगवाया, मेरे को 3 दिन के बाद कोविड हो गया। अब एक चीज समझिए, वैक्सीन जब आपको लग रहा है, वैक्सीन को अपना टाइम पीरियड चाहिए 4 to 6 weeks टू वर्क। अब उस दौरान में अगर आपने इन्फेक्शन पकड़ी हुई है तो वैक्सीन आपको नहीं बचा रहा। एग्जैक्टली। ठीक है, आप आज मैं जाकर जिम को हिट करूं और मैं 1 घंटे के बाद एक ही दिन में मेरा वेट लॉस भी हो जाए, मेरी बॉडी बिल्डिंग भी हो जाए, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं एक ही दिन के अंदर जो है वो पढ़कर 12th का एग्जाम नहीं दे सकता हूँ। तो ये आपको देखिए परसिस्टेंस चाहिए। तो वैक्सीन भी वैसी चीज है। वैक्सीन इज नॉट अ ट्रीटिंग एजेंट, वैक्सीन इज टू प्रोटेक्ट यू। वो आपको बचाने के लिए है, वो आपको ठीक करने के लिए नहीं है। ठीक करने के लिए दवाई होती है, वैक्सीन बचाव का टीका होता है। बिल्कुल। तो दिस इज द डिफरेंस जो लोगों को समझना पड़ेगा। और शायद उस चीज से अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो शायद हम ओवरऑल वैक्सीनेशन के बारे में सीरियस होंगे। और जब कोविड का वैक्सीन आएगा, आप अगर गवर्नमेंट कहती है, देखिए सरकार जो है, एक चीज समझिएगा, सरकार के अंदर मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। अगर सरकार इतना सारा पैसा खर्च के आपके लिए वैक्सीन लगा रही है
तो कुछ सोचा ही होगा, इतना पैसा देश का बिन बात के वेस्ट नहीं किया जाएगा। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, और अगर आपने उसके अंदर नहीं लगवाया तो आई एम सॉरी फॉर यू। आपने अगर एक लगवाया तो आई एम सॉरी फॉर यू। ट्रू, यही कह सकते हैं। डॉक्टर आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वैक्सीनेशन कैसे बॉडी में काम करती है और आपको वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली कोविड जैसी अगर कंडीशन आती है तो अगर आपने ना अभी इम्यूनिटी बहुत हाईलाइट किया, इम्यूनिटी वर्ड की बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है वैक्सीनेशन। कोविड के टाइम पे हम फोकस कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि इम्यूनिटी अपनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, उसको बूस्ट करो। उस टाइम पे ना डॉक्टर काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ भी फॉलो की लोगों ने, जैसे गिलोय हो गया, बहुत सारे काढ़े भी बनाए गए। तो क्या एक्चुअल में इस तरह की जो चीज़ें हैं, काढ़ा हो गया, गिलोय हो गया, वो एक्चुअल में इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, इफेक्टिव होती हैं? देखिए, डेफिनेटली आप अगर काढ़ा पी रहे हैं, गिलोय ले रहे हैं, ये सब चीज़ें, इवन गवर्नमेंट ने भी जो था वो अपनी एक कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसके अंदर आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स की लिस्ट दी गई थी। Okay. तो और प्लस क्या था, बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने भी बातें बहुत सारी की थी। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि आपके पास अगर एक लिस्ट गवर्नमेंट ने आपको एक दी हुई है लिस्ट कि ये वाली चीज़ों को आप ले सकते हैं फॉर योर इम्यूनिटी, स्टिक टू दैट, उसके बियॉन्ड मत लीजिए। अब रही बात इम्यूनिटी की, तो जैसे मैंने बोला, एक दिन के अंदर वजन नहीं घट सकता, वैसे एक दिन के अंदर इम्यूनिटी नहीं बन सकती। शायद जो हमने 2020, 21, 22, क्योंकि देखिए 3 साल तो जब मौत सर पे मंडरा रही थी तो हर कोई बहुत डर रहा था। तो वो डर रहा था तो वो ढंग की चीज़ खा रहा था, फ्रूट्स भी खा रहा था, अच्छा खाना भी खा रहा था, प्रोटीन्स भी ले रहा था, विटामिन्स भी ले रहा था, विटामिन की गोलियां भी खा रहा था, जो नेचुरल चीज़ें हैं, गिलोय हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें भी ले रहा था। तो क्या था कि आपने एक इम्यूनिटी बनाई। परेशान मत होइए, जो इम्यूनिटी आपने वो 3 साल मेहनत की है ना, वो आपको अब काम आएगी। वो कहीं ना कहीं अब आपकी लड़ाई में काम आएगी। बट इससे एक चीज़ को सीखिए कि इसको आप अपने रूटीन में रखिए। आप ये नहीं है कि यार मुझे कोविड होगा तो ही मैं अच्छा खाऊंगा, नहीं तो मैं जंक खाऊंगा। अगर आप इसको एज अ रूटीन रखते हैं कि मैं बाहर से, जैसे देखिए कुछ लोग हैं जो रोज़ बाहर से खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार। तो अब जैसे मेरा ऐसा आदमी है, वो कहता है यार कोई ओकेजन है तो ही बाहर से खाएंगे, अदरवाइज घर का दाल रोटी सब्जी खाइए, प्रॉपर आप फ्रूट्स खाइए। तो मुझे एक्स्ट्रा एग्जॉटिक चीजें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको एक बैलेंस डाइट लेकर चल रहा हूं। हमारे ना शायद 7वीं या 8वीं की किताब के अंदर ना एक इतनी, जितना बड़ा ये टेबल है, शायद इतनी बड़ी एक प्लेट होती थी जिसके अंदर बड़ा सारे सामान होता था, एक जिसको बोलते थे बैलेंस डाइट। वो EVS में पढ़ाया जाता था। मुझे लगता नहीं है कि आज की जनरेशन उस किताब को उन्होंने या तो पढ़ा है या उस चैप्टर को फॉलो करते हैं। आप उस चीज को फॉलो कीजिए, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेगी। अब रही बात कि हम इनको, इस टाइम पे मुझे कोविड हो गया तो क्या मैं ये सब चीजें करूं? बिल्कुल करिए, क्योंकि अगर आज भी आप करेंगे, हो सकता है कि उसकी कंट्रीब्यूशन 2% हो, बट 2% तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ तो आपको पॉजिटिव जा रहा है। और वायरल डिजीज, चाहे कोविड है, चाहे इन्फ्लुएंजा है, या कोई भी वायरस है, वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को एकदम नीचे ले जाता है। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके घर पे टैंकी जो है वो लीक हो गई तो पानी एक साथ बह जाएगा। तो जो आपकी डेली यूसेज ऑफ विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, या जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपकी डेली यूसेज मान लीजिए एक लिमिट में होती है। जब आप बीमार होते हैं तो वो 3 to 5 टाइम्स या इवन 10 टाइम्स हो जाती है। तो सोचिए कि आपने 10 दिन के या 7 दिन के कोविड में आपने 6 महीने का अपना जो कमाया था वो लगा दिया। ठीक है, वह कमाया इज, सी अगेन, एवरीथिंग इज नॉट मनी। ये बॉडी भी आपने कमाई है, ये इम्यूनिटी भी आप कमा रहे हैं, तो वो आपका पूरा लॉस होता है। तो इसको रूटीन में भी रखिए, और डेफिनेटली ये चीज़ें जैसे आपको है, अब आप मुझे ये सब आज गिनवा रहे हैं, बट ये आपको बार बार गिनवानी चाहिए, टीवी पे, पॉडकास्ट में, सब जगह पे। और जनता को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर मैं अच्छा खाना, जो एक हमारे वो था ना, कबीर का दोहा होता था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो आई थिंक अगर हम उसके ऊपर स्टिक करेंगे तो चीज़ नॉर्मल चलेगी। जैसे अब मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ, मैं एलर्जी का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मरीज़ को समझाता हूँ कि आप खट्टा हुआ, तला हुआ,
मिर्च मसाला, चिप्स, मैगी, मोमोज मत खाइए, नॉर्मल वाटर की स्टीम लीजिए, गर्म पानी पीजिए, ये बेसिक चीज़ है। तो मरीज मुझसे पूछता है डॉक्टर साहब कितने दिन? मैं कहता हूँ साल भर, 2 साल। तो मरीज कहता है सर डॉक्टर साहब 2 साल? क्योंकि 2 साल में तुझे समझ में आ जाएगा कि ये करने से तेरी 50 to 80% प्रॉब्लम वैसे सॉल्व है बिना मेडिसिन के। एग्जैक्टली। तो आप अगर जब ठीक है आप अच्छा करते रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। आज कोविड आ रहा है, हम इम्यूनिटी कर रहे हैं, क्यों पूरे साल इम्यूनिटी क्यों नहीं कर सकते? तो आई थिंक उसके ऊपर वर्कअप करना बहुत जरूरी है। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए और आपको कंटिन्यूअसली वो चीज़ें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आज सिचुएशन आ गई और आज से आपने करना शुरू कर दिया। अगर हम कुछ ऐसी 5 चीज़ों की बात करें या कुछ चीज़ों की बात करें जो इस टाइम पर हमें नहीं खानी है ताकि हम कोविड जैसे इन्फेक्शन से, वायरस से बच सकें। सबसे पहले देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड कुछ खाने या पीने से होता है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है। ठीक है। तो हम मार्केट में गोलगप्पे पापड़ी खाने जाते हैं, तो आप अगर जाएंगे वहां पर तो अगर एक को होगा तो काफी लोगों को होने का, संक्रमण होने का चांस है, क्योंकि गोलगप्पे वाला एक साथ 8-10 लोगों को खिलाता है, तो आप सब आसपास खड़े हो। तो एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, जनरली जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कोविड हो जाता है तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, क्यों? कोई भी वायरल होगा वो आपकी इम्यूनिटी को नीचे ले जाएगा। अगर वो नीचे ले जा रहा है, आपने कोई भी खुली चीज़ जैसे बाहर की चाट हो गई, पकौड़ी हो गई, या किसी भी तरीके की चीज़ें खाई हैं, तो अगर उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपका पेट खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आपको डायसेंट्री यानी कि ब्लड लॉस भी होना शुरू हो जाए, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा रहता है कि जहाँ से खाइए अच्छी जगह से खाइए। एज सच के कोई चीज़ पर्टिकुलर नहीं खानी, मैं वो नहीं आपको बोलता, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप उसको कंपनसेट कीजिए। आज अगर आपने जंक खाया है तो नेक्स्ट 3 डेज आपका होना चाहिए कि अब मुझे उस जंक को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से जो मेरी बॉडी को नुकसान हुआ है, मैं जो बेटर फूड है वो ज्यादा पॉजिटिव करके खाऊंगा। तो आई थिंक आपको इम्यूनिटी पे तो पूरे साल वर्कअप करना है कि कोई चीज नहीं खानी है, कोई चीज नहीं करनी है। वो आई थिंक बोलना आसान है, पर आई थिंक हम सब खाते हैं बाहर से। सो डॉक्टर, पहले हमने ऐसे बात की थी कि जो मेजर जो अभी तक जो जगहें हैं जहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, दैट इज़ केरला, महाराष्ट्र एंड देन दिल्ली, गुजरात। सो अगर हम केरल, महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे लोग ना सी फूड पे और नॉनवेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा कोई कनेक्शन है कि जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं उनको इन्फेक्शन हो सकता है? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि इन्फेक्शन कोविड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि सी फूड ज़्यादा खाने से होता है। रादर आई वुड से कि जो सी फूड वगैरह अगर ज़्यादा खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं तो थोड़ी बेटर होती है, फॉर श्योर, क्योंकि कुछ विटामिन हैं, कुछ मिनरल्स हैं जो सिर्फ सी फूड के अंदर होते हैं और वो काफ़ी हद तक आपको जो है इम्यूनिटी के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। अब रही बात कि अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि कोविड के फैलने की चीज तो नहीं है, पर अब अगर कोविड के साथ साथ बर्ड फ्लू आ गया तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीज़ों के लिए अब हम बार बार दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल ये भी नहीं छूटे होंगे। टेस्टिंग नहीं हो रही है प्रॉपर। अगर शायद लोग सीरियस होकर टेस्टिंग करवाना शुरू कर देंगे और टेस्टिंग ज्यादा होने लगेगी तो ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास एक सर्ज होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के लोग जो हैं वो यूपी नहीं जाते या यूपी वाले दिल्ली नहीं आते। मतलब दिल्ली, नोएडा तो ऐसा है कि ट्रैवल तो सबका चलता रहता है, लोग प्लेन्स में भी ट्रैवल कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो वेरिएंट है ये हाईली इन्फेक्टिव है, तो हाईली इन्फेक्टिव वेरिएंट का इशू ये है कि वो सब लोगों को संक्रमित करेगा। एक व्यक्ति जिसको कोविड हुआ और वो प्लेन में चढ़ा, वो 50 लोगों को तो जरूर फैला कर छोड़ेगा। सो आई थिंक अभी बताना बहुत मुश्किल है कि कितने केसेस हैं। जब टेस्ट हो रहे हैं डेफिनेटली केसेस आ रहे हैं, एंड गवर्नमेंट्स अक्रॉस आई थिंक आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, बिकॉज सब लोग जो हैं वो रेडी हैं एक तरीके से। इस बार शायद एक चीज कह सकते हैं कि हम ना ज्यादा तैयार हैं कि भाई जब होगा देख लेंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि जब आप ज्यादा तैयार हैं तो वो होता नहीं है, तो अच्छी बात है ना हो तो। एग्जैक्टली डॉक्टर, हम बहुत टाइम से डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, हम बहुत फोकस कर रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करनी है अगर किसी को, तो क्या कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सकते हैं?
बहुत सारे सुपर फूड्स हैं, ठीक कुछ है। प्लीज बताइए। सो अगर हम सुपर फूड्स की बात करें, हम बेसिक चीज़ बोलते हैं, हम अब बात करते हैं सुपर फूड्स के अंदर हमारे को बाहर से कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप एक सिंपल जिंजर ले लीजिए। अच्छा। आपके घर पे जो एक सिंपल अदरक, जिंजर है, हाँ। अदरक, वो भी आपका एक सुपर फूड ही है। वाओ। वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। आपके जो नॉर्मल सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, खट्टे ऑरेंजेस फूड, हैं, वो अच्छा है। आप नींबू है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको विटामिन सी मिल रहा है। तो देखिए, ये आपको अगेन आपको स्पेशल चीज़ें नहीं चाहिए। आप अगर अपने घर पे ही, और ये मैं ना बड़ी चीज़ों का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि शायद इस इंटरव्यू को वो व्यक्ति भी देखेगा जो फाइनेंशियली उतना कारगर नहीं है। Yes. एक अमीर आदमी तो कहेगा कि यार मैं तो फ्रूट्स जो हैं वो शायद यूरोप से मंगवा लूँगा, पर हमें वो नहीं चाहिए। हमारे पास जो यहाँ पर है, आप एक सिंपल, कुछ नहीं करना, मैंने बोला ना, EVS वाली किताब खोलिए, उसका एक बैलेंस डाइट उठाइए, ठीक है। और उसके अंदर देखिए आपका विटामिन सी, विटामिन ए, गाजर से विटामिन ए मिलता है, ठीक है। हम सबको पता है, पर कितने बच्चे आजकल गाजर खा रहे हैं? हम लोग कांजी बनाते थे गर्मियों के अंदर, कितने लोग जो हैं वो कांजी को एज अ रेगुलर अपने घरों पे बना रहे हैं और पी रहे हैं। मतलब आप चुकंदर जो है वो आपका ब्लड बढ़ा सकता है, कितने लोग जो है वो चुकंदर खाते हैं या चुकंदर का जो है वो जूस ले रहे हैं। मतलब ये बेसिक हम लोग क्या है, हम लोगों की फैसिनेशन है कि हम कीवी, बहुत फैसिनेटेड है लोग कि कीवी तो पता नहीं क्या चीज़ है। कुछ नहीं है कीवी। आपके जो बाकी फ्रूट्स हैं इंडिया में वो बहुत अच्छे हैं, आप उनको लीजिए ना। आपके पास आम भी है, आपके पास सेब भी है, तो आपको सब चीजें मिलेगी। केला है आपके पास, पोटेशियम का इतना अच्छा सोर्स है। तो आपके पास कमी कुछ नहीं है। प्रॉब्लम हमारी ये है, हम कहते हैं कि यार जो रूटीन में चीजें हैं वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें कुछ एग्जॉटिक चाहिए। और आपने ना शब्द बड़ा अच्छा यूज किया, इम्यूनिटी बूस्ट। जी। ये कहना, ये जो आजकल वो रील्स और इंस्टाग्राम है ना, उनको इम्यूनिटी बूस्टर्स चाहिए। हमारे माँ बाप को तो इम्यूनिटी बूस्टर नहीं चाहिए थे, हमें भी नहीं चाहिए थे बचपन में। हाँ, exactly. इम्यूनिटी बूस्टर्स किसी को नहीं चाहिए। आपको एक नॉर्मल नेचुरल इम्यूनिटी चाहिए, जिसके लिए आपको एक बेसिक आपका प्रोटीन्स हैं। तो लोग बात करते हैं कि यार डक का प्रोटीन खाएं, इसका खाएं, उसका खाएं। प्रोटीन का जो बेस्ट स्रोत है वो तो आपका अंडा है, वो भी वाइट ऑफ एन एग। दैट इज द बेस्ट प्रोटीन। उसका जो NRR है, दैट इज 1, दैट इज द बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड इज एग। तो अब वो खाइए ना। बट मैं बोला ना आपको, अब अंडे के अंदर भी अगला सवाल, मतलब आपने नहीं पूछा पर बड़े लोग पूछेंगे, हाँ। अच्छा अंडा कौन सा वाला खाना है डॉक्टर साहब? हाँ, देसी खाना देसी खाना है भाई, कोई भी अंडा खा लो, अंडा तो खाओ, ठीक है। वो साइज क्या होना चाहिए, काली मुर्गी का अंडा होना चाहिए, सफेद मुर्गी का होना चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए क्या सोर्स है अच्छा प्रोटीन का? हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर आपके पास पनीर है, आपके पास सोया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रोटीन्स के, आपके पास राजमा है, आपके पास दाल है, ठीक है, काले चने हैं, बहुत चीजें हैं आपके पास। कमी अगेन किसी के पास कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम अपने घर, आप अपने घर के अंदर देखेंगे आपके पास सब चीजें मिलेंगी। हर चीज का हल है, हर चीज का हल है आपके पास। इशू सारा यही हो रहा है कि वो बड़ी बड़ी चीजें सुनकर आपको लगता है यार मैं ये कुछ बड़ा करूं। आपको कुछ बड़ा नहीं करना, अगर आप घर पे बेसिक काम कर लेंगे उसमें आपका काम हो जाएगा। डॉक्टर, हमने डाइट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। क्या क्या चीजें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है, क्या ऐसी चीजें जो हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छी हो सकती हैं। अब हम थोड़ा बात करते हैं उन लोगों की जिनको ऑलरेडी अभी कोविड हो चुका है, तो क्या उनको ऐसा पैनिक हो जाना है? क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे, उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए जो इस समय कोविड से संक्रमित हैं? देखिए, जो अगेन कोविड से इस समय पे संक्रमित हैं और उनका पॉजिटिव आया हुआ है, उनको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो, पहली चीज, क्योंकि ओमिक्रॉन जब आया था जनवरी 2022 और मिड 22 तक रहा था वो, उस टाइम पे पेशेंट्स आई थिंक 70% तो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनको कुछ हुआ ही नहीं था। जुकाम खांसी बुखार छींक, उनको पता ही नहीं था कि उनको कोविड भी हुआ है। वो तो रैंडम घर पे टेस्टिंग हो रही है कि चल भाई मेरा भी कर दे, क्योंकि वो किट्स अवेलेबल थी ना, तो अरे मेरा आ गया, एंड देन पीपल पैनिक्ड। तो वो पहली चीज तो ये, आपको पैनिक नहीं करना। दूसरी चीज जैसे मैंने बताई, अच्छा खाना खाना है, फ्लूइड्स बहुत लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड फ्लूइड्स के अंदर ना पानी नहीं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। ORS के पैकेट्स मिलते हैं, आप बनाइए घर पे पीजिए, ORS पीजिए, ठीक है। फ्लूइड्स बहुत सारे लेने हैं।
डाइट को आपको अच्छा रखना है। अब देखिए एक चीज़ से याद रखिएगा कि कोई भी वायरस होगा, जब बॉडी बीमार होती है आप खाना नहीं खाना चाहते, आपको उल्टी जैसी फीलिंग रहती है, मुंह कड़वा रहता है, पेट भरा भरा रहता है, बट मन मारकर खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे, बिकॉज अगेन बीमारी इज़ अ कैटाबॉलिक स्टेट, यानी कि वो आपकी बॉडी को तोड़ रही है। एनाबॉलिक मतलब बॉडी बनती है, कैटाबॉलिज्म मतलब बॉडी टूटती है। आपका जब कैटाबॉलिज्म यानी तोड़फोड़ ज़्यादा हो रही है, तो आपको बनाने के लिए भी तो ऊपर से माल चाहिए ना। जैसे मैंने आपको क्या बोला, आप एक दिन बाहर खा कर आ रहे हो तो 3 दिन कुछ एक्स्ट्रा करो कि उसको बनाओ, बैलेंस आउट करो। तो अब आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर तोड़फोड़ चल रही है, आप उसको ना खाइए ना। अब हाई प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कि बॉडी का जब इम्यून सिस्टम को रिएक्शन देना है, तो इम्यूनिटी जो बनती है, व्हाट इज दैट? इम्यूनिटी इज बेसिकली मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच इज बेसिकली फ्रॉम द प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स से ही सारा इम्यून सिस्टम तो प्रोटीन्स ही है। तो आप प्रोटीन्स अच्छा खा रहे हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा दे रहे हैं, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है, विटामिन वगैरह डेफिनेटली आपके डॉक्टर ने दे दी है। आई वुड से 100 में से 99 लोग तो इससे बाहर निकल जाएंगे। एक आध होगा जिसको ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटलाइजेशन की। तो मैंने आपके शुरू में ही बोल दिया कि इम्पॉर्टेंट है आपके पास, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट में रहना है। जब आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल शिफ्ट होना है, तो आपको हो जाना है, आप वेट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी वो टाइम पीरियड नहीं है। देखिए हमने तो बहुत बुरा वक्त देखा है 2021 में, जब हमने पेशेंट को बोला कि आप हॉस्पिटल शिफ्ट कीजिए और वो बेचारे पेशेंट को बेड नहीं मिला। देयर हैव बीन टाइम्स उसके पास बेड अवेलेबल नहीं था। तो वो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है, पेशेंट के लिए तो है, आपके डॉक्टर को भी कितना मतलब ऐसा फील होता है कि यार अब मैं क्या करूं, हेल्पलेस फील होता है। आज की डेट में वो सिचुएशंस नहीं है, वी आर वेरी वेल इक्विप्ड। तो आज अगर आपको बोला जा रहा है, आपको अगर बोला जा रहा है हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा। मॉनिटरिंग, अब क्या है, मॉनिटरिंग आपको करनी है अपने थर्मोमीटर से, और आपके पास ऑक्सीजन प्रोब्स तो होते हैं सबके पास आजकल, ऑक्सीमीटर्स, तो आपने चेक किया। हर 15-15 मिनट में मत करिए, 3-4 घंटे में कीजिए, क्योंकि आप जितना पैनिक करते हैं ना, आप वो घबराहट में आप अपनी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसको भी बढ़ा रहे हैं, आप अपने इमरजेंसी हार्मोन्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, जैसे कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल हमारा एक इमरजेंसी होता है, जो पैनिक में, परेशानी में ज़्यादा बढ़ता है। आप ना स्ट्रेस ले लेकर अपना कॉर्टिसोल बढ़ा रहे हैं, उससे इम्यूनिटी और नीचे जा रही है। तो मैंने शायद शुरुआत में इंटरव्यू से पहले जब हम बात कर रहे थे, तो आपने कहा था, तो आपने कहा कि यार लोग मर गए थे, तो मैंने कहा जो डर गया वो मर गया वाले सिचुएशन थी। सो जो जितना ज़्यादा पैनिक कर रहा है ना, उसको प्रॉब्लम उतनी बढ़ रही है। कूल माइंड के साथ चलिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा, इस माइंड के सेट के साथ चलिए, कुछ नहीं होगा। बाकी जो होना है उसके ऊपर बस ना आपका है ना हमारा है। एंड डेफिनेटली उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता है कि आपके कुछ रेड फ्लैग्स हैं। मान लीजिए आपकी सैचुरेशन सडनली 3-4% गिर गई या 94 से नीचे आ गई, आपका हाई ग्रेड फीवर है जो दवाई के बावजूद नहीं टूट रहा है, आपकी खांसी है जो सेटल नहीं हो रही है, आपकी उल्टियां नहीं रुक रही हैं, आपसे खाना नहीं खाया जा रहा है, आप जो है वो चल भी नहीं पा रहे हैं, इस तरीके के कोई भी रेड फ्लैग्स हो रहे हैं, तो आप घर पे बैठकर अपना जो है वो कोशिश मत कीजिए, आप हॉस्पिटल चले जाइए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। हो सकता है कि 2 से 3 दिन में आप सेटल हो जाएं और आप निकल आए, और हो सकता है कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो, जो आप वहां जाएंगे तो आपके 6 से 8 घंटे या 12 घंटे में वो भी सेटल हो जाए। बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, और ये सिचुएशन हमें, क्योंकि हमने एक ऐसा टाइम भी देख लिया है कि जहाँ पे लोगों की डेथ्स भी हो रही है, लाइक यू सेड, और हमने उस सिचुएशन को इतने अच्छे से डील किया था। तो अभी ये सिचुएशन तो काफी कंट्रोल में है एज ऑफ नाउ। डेफिनेटली, और ये कंट्रोल में ही रहेगी। मुझे पर्सनली इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमारे को पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ेगी, बस क्योंकि हम समझदार हो गए ना, हमने उस सिचुएशन से निकल चुके हैं, हमें प्रिकॉशंस पता हैं, हमें ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि रेड फ्लैग्स जैसे मैंने अभी बताए, ये शायद रेड फ्लैग्स जब आदमी सोचते बैठेगा तो कहेगा हाँ यार ये थे सारे, वो सब रेड फ्लैग्स आपको पता है। तो बस आपको पैनिक नहीं करना है, जब आपकी प्रॉब्लम है आप जाइए, एंड एडिक्वेट बेड्स एंड एवरीथिंग, ऑक्सीजन सप्लाई सब अवेलेबल है। अभी हमारे पास ट्रीटमेंट है इस सिचुएशन का?
ट्रीटमेंट पर से अभी एंटीवायरल्स वगैरह इजीली अवेलेबल तो नहीं है इस टाइम पे, जैसे मोनुप्रामावेर वगैरह जो थे, वो थे जो से फेविपिराविर और रेमडेसिविर वगैरह था, बट आई थिंक अभी हमारे पास वो चीज़ें इस समय पे इमिडिएटली तो अवेलेबल नहीं है अभी कंट्री में, बट देन अगेन अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज मोस्टली सपोर्टिव थेरेपी पे ही लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है। सो आई थिंक डॉक्टर हमने सेशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आपने हर एक एस्पेक्ट पे बात की कि एक्चुअल में सिचुएशन कितनी डेंजरस है, नहीं है, क्या सिम्टम्स अगर दिखते हैं पेशेंट को तो उनको तुरंत मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। वैक्सीनेशन पे हमने बहुत अच्छे से बात की। एट लास्ट अगर कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, क्योंकि हर वक्त ये लगता है ना अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो पैनिक क्रिएट होता है, और आपने बोला जैसे कि पैनिक नहीं होना है, एट लास्ट कोई मैसेज आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैसेज तो मेरा बिल्कुल क्लियर है कि कोविड हो या ना हो, सुधर के चलिए। कोविड ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार क्राइसिस सिचुएशन आए और तब उसके बाद आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट करनी है। आपके खान पान से लेकर आपकी जनरल हाइजीन, हाथ को साफ करना है, खाने से पहले हाथ साफ करना है सॉरी, आपको जो है वो सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है, आपको जो है अगर आप बीमार हैं, ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपने ऑफिस जाना है, आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। ऑफिस ज़रूर जाइए बट आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप और लोगों को संक्रमित नहीं करें। अगर ज़रूरत लगती है, ज़्यादा बीमार हैं, आप आइसोलेशन कीजिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं और ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं, इन्फ्लुएंज़ा है, बाकी वायरस है, ये सब का जो एक तरीके से कह सकते हैं स्प्रेड है, वो सब कुछ कर्टेल हो सकता है। ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे देश से, क्योंकि डेवलप कंट्रीज से तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे देश से भी ख़त्म तभी होंगी जब हम लोग सब समझदार होंगे। आप कहें कि जी गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे, या ये हमारे ऑफिस वाले ये करें, नहीं। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मी, आई माई सेल्फ। जब मैं करूँगा तो सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है उनको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, उनको पता है आपकी क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे उनको इस सिचुएशन से डील करना है, और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया जी। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।